ज्योति त्यागी और आप देख रहे हैं कसम संविधान की। और आज हमारी बहस का मुद्दा है वंदे मातरम। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में जवाब दिया कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का जो दर्जा है वो बराबर है। केंद्र सरकार ने ये कहा कोर्ट से, और ये जवाब उस याचिका पर दिया गया जिसमें कहा गया था जो सम्मान राष्ट्रगान को मिलता है वही सम्मान राष्ट्रगीत को क्यों नहीं मिलता। बहस इस बात पर होगी कि वंदे मातरम गाने का जो विरोध करते आए हैं क्या वो इसे एक्सेप्ट करेंगे। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और इसी बहस को आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। लेकिन उससे पहले आपके लिए समझना जरूरी है कि हम आपके लिए बड़ी बहस लेकर क्यों आए हैं। ये बड़ी बहस इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है राष्ट्रगीत की, और उस लिहाज से आपके लिए समझने वाली बात यह है कि इस देश में किसी भी बात को लेकर बहस शुरू हो जाती है। वंदे मातरम को लेकर जो आपत्तियां रही हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। वंदे मातरम को लेकर एक बड़ा वर्ग है जो ये कहता है कि उसका जो धर्म है इस्लाम जो है उसकी इजाजत नहीं देता कि इस पर उसे इस तरह से वंदना करने की, चाहे वो मातृभूमि की वंदना हो, चाहे वो आपको अपनी सरजमी की वंदना हो, उसकी इजाजत नहीं देता है। ये एक बड़ा आर्ग्यूमेंट दिया गया है राष्ट्रगीत के विरोध में, वंदे मातरम गाने के विरोध में। अब केंद्र सरकार द्वारा ये जवाब दिया गया, जैसा कि हम आपको बार बार बता रहे हैं कि केंद्र सरकार ने कहा कि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों का दर्जा बराबरी का है। और ऐसे में आपको ये समझना है कि जब आप भारत माता की जय बोलते हैं तो भारत माता की पूजा हो रही होती है। जब आप मादरे वतन जिंदाबाद बोलते हैं तो उसका भी मतलब यही होता है। जब आप वंदे मातरम बोलते हैं तो भारत माता की ही बात होती है, भारत की भूमि का जिक्र होता है जिसे आप मातृभूमि या मां कहते हैं। अब जब सबके मतलब एक ही हैं तो इस पर इतना ज्यादा विवाद क्यों हो रहा है, ये एक सवाल है। फारसी से निकले शब्द मादरे वतन और संस्कृत के शब्द मातृभूमि के अर्थ जब एक जैसे हैं तो इनमें टकराव क्यों है। विवाद फिर भी होता है और होता आया है। दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दी गई थी जिसमें ये मांग की गई थी कि राष्ट्रगीत यानी वंदे मातरम और राष्ट्रगान यानी जन गण मन ये बराबर है। हाई कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा कि केंद्र ने हलफनामे में ये जवाब दिया कि दोनों का दर्जा बराबर, दोनों का सम्मान बराबर, और ये भी कहा कि इस मसले पर अदालत को कोई डायरेक्शन देने से बचना चाहिए, यानी सरकार खुद भी कोई डायरेक्शन देने से बच रही है, ये आप यहां पर कह सकते हैं। लेकिन वंदे मातरम को गंवाने की जिद भी पुरानी है और इसका विरोध भी पुराना है। ये कभी आजादी का नारा हुआ करता था जिससे अंग्रेजों को चुनौती दी जाती थी। आजादी के बाद ये देशभक्ति प्रकट करने का एक माध्यम बन गया। वही वंदे मातरम को अनिवार्य बनाने के विरोधी तर्क देते आए हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा, वो कहते हैं कि वो अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं कर सकते। वो ये भी कहते हैं कि क्या उनका सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कहना काफी नहीं है। और वंदे मातरम का विरोध करने वालों की लिस्ट आज या कल की नहीं है। ये विरोध शुरू हो गया था आजादी से पहले। मोहम्मद अली जिन्ना ने इसकी शुरुआत की थी और इसीलिए बड़ी बहस, क्योंकि वंदे मातरम को राष्ट्रगान जैसा सम्मान देने की मांग की गई है। इसीलिए ये बहस क्योंकि केंद्र ने दिल्ली हाई कोर्ट में ये कहा कि वंदे मातरम और राष्ट्रगान का दर्जा समान है। इसीलिए ये बहस जरूरी है क्योंकि वंदे मातरम को धर्म से जोड़ा जाता रहा है। ये बहस इसलिए भी जरूरी है कि आजादी के नारे को सियासी रंग दिया जा रहा है। और ये बहस इस लिहाज से भी जरूरी है क्योंकि कई सियासी दल वंदे मातरम गाने वालों के समर्थन में भी दिखाई देते हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, उनका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से आप ये रिपोर्ट देखिए। पूरा का पूरा जो आज़ादी का आंदोलन है वो वंदे मातरम पे ही हुआ है। जनगण मन का हमारे आज़ादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं हुआ। एक नेशनल एंथम एक नेशनल सॉन्ग है। हर भारत के नागरिक को उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। जो प्रोटोकॉल जनगण मन के लिए बना हुआ है, आप वैसा ही प्रोटोकॉल, वैसा ही गाइडलाइन, वैसा ही कानून, वैसा ही रेगुलेशन आप वंदे मातरम के लिए बना दीजिए। आजादी की लड़ाई में जो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे उस भारतीय जनता पार्टी का एफिडेविट है। वंदे मातरम अनिवार्य किया जाना चाहिए, देश के सभी स्कूलों में अनिवार्य होना चाहिए।
जितने गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं वहाँ अनिवार्य होना चाहिए। जो भी मीटिंग शुरू हो, वंदे मातरम शुरू होनी चाहिए। आरएसएस और उससे जुड़े लोगों की बहुत दिनों से कोशिश रही है कि वो चाहते हैं कि देश का राष्ट्रगान बदल दिया जाए। ये भाजपा है, आज इसका क्या स्टैंड है, कल क्या स्टैंड होगा, चुनाव के पहले क्या स्टैंड है, चुनाव के बाद क्या स्टैंड होगा। तो कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। हम इस बहस की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूं आप लता मंगेशकर की आवाज में वंदे मातरम सुने। आपको बता दें, ये परफॉर्मेंस लता मंगेशकर ने कई साल पहले हैदराबाद में जी टीवी के एक कॉन्सर्ट में दी थी। तो सुनिए। तो कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपको बता देते हैं। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए राकेश सिन्हा जी हैं, हमारे साथ एआईएमआईएम का पक्ष रखने के लिए सैयद असीम वकार जी हैं, हमारे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम हैं कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहला सवाल जो है मेरा, नेगत अब्बास आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। आपको यास्मीन फारूकी दिखाई दे रही हैं, वो सचिव है एसडीपीआई की। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल राकेश सिन्हा जी आप ही से है, और सवाल ये है, जब केंद्र सरकार हलफनामे में ये कहती है कि दोनों बराबर हैं, गीत और राष्ट्रगान, तो फिर लागू कर दीजिए, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, वास्तव में आपने जो एक इंट्रोडक्शन में कहा कि मैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हूं, मैं बीजेपी की तरफ से राष्ट्र का पक्ष रखने के लिए हूं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय जनता पार्टी के नहीं थे, न ही जनसंघ के थे, न ही राष्ट्रीय सेवक संघ के थे। वे संविधान सभा के अध्यक्ष थे। उन्होंने संविधान सभा के अंतिम सत्र के अंतिम दिन जो वाक्य कहा कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों का स्टेटस एक ही है। फिर आप पूछेंगे कि क्या हुआ, जब एक स्टेटस था तो आज राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के बीच में इतना अंतर और इतना विरोधाभास क्यों पैदा किया गया? इसका एक बड़ा कारण, इसका उत्तर हमारे बीच कई विद्वान लोग बैठे हुए हैं। वे जानते होंगे कि इस देश में आज़ादी के दौरान और आज़ादी के बाद जो एक छल कपट की राजनीति अंदर चलती रही, जिसमें राष्ट्रीय अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया गया, जिसमें नेहरूवादी संस्कृति और नेहरूवादी राजनीति शामिल थी, जो वोट परस्त राजनीति थी, जिसने 15 अगस्त 1947 को 14 अगस्त को भी भूलने की कोशिश की। क्यों 14 अगस्त हुआ, क्यों 14 अगस्त हुआ? और उस वंदे मातरम और राष्ट्रध्वज सबको लेकर भूलते हुए उन्होंने क्या किया? भारत की संविधान, जो मूल संविधान लिखी गई थी, जिसकी प्रति आप जाकर संसद में खरीद सकते हैं, पब्लिकेशन डिवीजन से खरीद सकते हैं, उसमें अनेक चित्र डाले गए थे और उन चित्रों को हटा दिया गया। तो जो घटना वह हुई, वही घटना वंदे मातरम के साथ हुई। तब भारतीय जनता पार्टी यानी हमारी सरकार, केंद्र में बैठी हुई जो देश की सरकार है, जब यह हलफनामे में कहते दोनों स्टेटस बराबर है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा संविधान सभा में दिए गए वक्तव्य को दोहराती है। जो ओवैसी और कांग्रेस के लोग इफ एंड बट लगाकर, अगर मगर लगाकर वंदे मातरम के साथ खिलवाड़ करते हैं, वे मातंगनी हाजरा का अपमान करते हैं। मातंगनी हाजरा इस देश के उन लाखों स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिनिधि हैं
मतांगनी हाजरा हाथ में ध्वज लिए हुए वंदे मातरम सर जवाब ले लीजिए, एक जवाब ले लीजिए। पहला कमेंट में 1-1 मिनट का लेती हूं, वंदे मातरम ही निकला। एक मिनट का एक कमेंट लेती हूं। पहले यास्मीन फारूकी और वकार, सैयद असीम वकार, पहले आप जवाब दें। वंदे मातरम का कौन सा हिस्सा जिस पर आपको आपत्ति है, जिसे गाने पर आपको ऐसे लगता है कि आप मातृभूमि की, अपनी सरजमी की वंदना नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप इस्लाम के खिलाफ जाकर पूजा कर रहे हैं, बुत परस्ती कर रहे हैं? देखिए, जिस तरह से आप डिबेट लेकर आई हैं, मकसद वो नहीं है। मकसद ये है कि देश का राष्ट्रगान जनगण मन है, ऑफिशियली है। 24 जनवरी सन 1950 को इसको राष्ट्रगान बनाया ऑफिशियली। इसकी एक अवधि है कि 52 सेकंड में इस राष्ट्रगान को गाना है, इससे कम नहीं करना है। इसका सम्मान अलग तरीके का है हमारे देश में। राष्ट्रगान से किसी चीज का कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता। अब या तो आप कुछ बदलाव करें इधर से उधर। वंदे मातरम को आप राष्ट्रगीत कहते हैं, हम भी कहते हैं, है तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा भी राष्ट्रगीत है, उसको भी आपको मानना होगा। तो अगर राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को आप एक जैसा बता रहे हैं, तो फिर उसमें सवाल यह भी खड़ा होगा कि जो दूसरा राष्ट्रगीत है उससे भी आपको मिलाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के तमाम लोग, मैंने पहले भी कहा, अभी फिर बोल रहा हूं, वो बरसों से कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, 1 मिनट का मैंने आपको वक्त दिया था, 1 मिनट को मैंने आपको वक्त दिया था। 1 सेकंड रुक जाइए, 1 मिनट का वक्त दिया था अभी के लिए, वो पहले कमेंट के लिए भी खत्म हो गया। यास्मीन फारूकी जी, जो सवाल मैंने सैयद असीम वकार से पूछा वही सवाल मेरा आपसे भी है। अदिति, मेरे पास आवाज नहीं आ रही थी, इसलिए मुझे आपका सवाल समझ में नहीं आया। बस जस्ट अभी मुझे आवाज आनी शुरू हुई। नहीं, मैं आपसे ये कह रही हूं कि ये वंदे मातरम का कौन सा हिस्सा है जिससे आपको ये लगता है कि आप अपनी मातृभूमि की वंदना नहीं कर रहे, बल्कि आप इस्लाम के खिलाफ जाकर पूजा कर रहे हैं, बुत परस्ती कर रहे हैं। मैं आपसे ये पूछ रही हूं। पहली बात तो मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या कोर्ट में हिंदू मुस्लिम वाली ही चीज़ें रह गई हैं लाने के लिए, कि वही चीज़ों पे जाके वही टॉपिक रह गए हैं कि उनके टॉपिक पे कोर्ट जाओ और उस पे बहस करो। पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये है कि मैं किसी भी चीज़ को, इस्लाम को इतना कमज़ोर, इतना वैसा वीक नहीं मानती। आपको माफी के साथ रोक रही हूँ, इस वक्त तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। हम 1 सेकंड मैम, माफी के साथ आपको यहाँ पर रोक रही हूँ। प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। परिश्रम करते हैं, उनको राष्ट्रदूत की संज्ञा दी थी, तो एक तरह से राष्ट्रदूत के तौर पर सिख समुदाय पूरी दुनिया भर में काम कर रहे हैं। हम जानते हैं बिल्कुल सरकार के भीतर भी अहम पदों पर शामिल करने की बात हो, या फिर उनके व्यूज को, वैल्यूज को आगे बढ़ाने की बात हो, उसमें लगातार तत्परता रही। तो प्रधानमंत्री मोदी की आप तस्वीरें देख रहे हैं। गुरु नानक देव की जयंती की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री की तस्वीरें हैं। आपको बता देते हैं, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा के आवास पर वो समारोह में शामिल हो रहे हैं। यहाँ पर उन्हें संगत को भी संबोधित करना है और 553वीं जयंती का अवसर ये गुरु नानक देव जी की, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा भी कई और कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे और सिख संगत को भी संबोधित करेंगे। तो कल मनाई जाएगी गुरु नानक देव जी की 553वीं जयंती। और चलिए एक बार फिर से कसम संविधान की आज की हमारी बहस, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को बराबरी का सम्मान। जल्दी से यास्मीन फारूकी जी, क्योंकि मैंने आपको इंटरप्ट किया था मैम, आप बात पूरी कर लीजिए प्लीज। जी, तो मैं वही बात कहना चाह रही थी कि राष्ट्रगान एक ही होता है, आप पूरी दुनिया में उठा के देख लीजिए उसको, क्यों आप डिफरेंसेस में और उसमें डालना चाहते हो। फिर सबसे बड़ी बात ये, जो हमारा राष्ट्रगान है वो आम फहम है, समझ में आता है, नॉर्थ में भी समझ में आता है और वेस्ट में भी समझ में आता है। अब अगर आप वंदे मातरम की बात करते हो तो मेरे तो सही बात है, बंगाली में वो है, आधी चीज़ तो समझ में आती है, आधी चीज़ तो मेरे या आम आदमी के समझ में ही नहीं आएगी।
जो चीज़ हम सुन रहे हैं वो हमारे समझ में भी आना चाहिए, वो लैंग्वेज हमारे सोच में भी आना चाहिए, उससे एक श्रद्धा भी होनी चाहिए। मैं तो सच में, और ये एक फैक्ट है कि सारी दुनिया में राष्ट्रगान एक होता है। ये थोड़ी है कि आज एक आप दूसरा लाओगे, तीसरा आदमी तीसरी बात करने लगेगा, चौथा आदमी चौथी बात करने लगेगा, तो फिर कंट्रोवर्सी की बातें करते रहोगे आप बैठ के, उसमें कोई रिजल्ट तो निकलने वाला है नहीं। ठीक है, आप ये कह रही है कि कंट्रोवर्शियल बातें। एक बार फिर से जरा लता मंगेशकर की आवाज में वंदे मातरम आप सुनवाइए, उसके बाद मेरा सवाल निगत अब्बास आपसे है। निगत अब्बास, मेरा आपसे सवाल ये है, अभी जब आपने ये सुना, मुझे पूरा यकीन है आपको भी वो गूज़बम्प्स फील हुए होंगे जो हमारे कई दर्शकों को फील हुए होंगे, जो मुझे भी फील हुए, और मुझे एक बार भी ये फीलिंग नहीं आई कि मैं जनगण मन और वंदे मातरम को लेकर, अगर मैं वंदे मातरम को लेकर भी वही पैट्रियाटिक फीलिंग, वही देशभक्ति की भावना फील कर रही हूँ, तो मैं जनगण मन का किसी भी तरीके से अपमान कर रही हूँ या उसे कमतर देख रही हूँ। आपको गूज़बम्प्स फील हुए? बिल्कुल आदिति जी, मैं ये बात कहना भी चाहती थी कि जब लता जी की आवाज़ में इसको हमने सुना, और कहीं पर भी हम सुनते हैं तो वो गूज़बम्प्स, रोंगटे हमारे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय गान हो या राष्ट्रीय गीत हो, वंदे मातरम हो या जनगण मन हो, जब ये सुनते हैं तो हमें पता होता है कि ये कहीं ना कहीं हमारे देश का राष्ट्रीय संस्कृति का बहुत बड़ा प्रतीक है और इसमें कोई अंतर नहीं है। और मैं ये बात कहना चाहती हूँ, आपके व्यूअर्स को ये बात बताना चाहती हूँ कि जो लोग वंदे मातरम कहते हुए कतराते हैं या ये सोचते हैं कि वंदे मातरम कहने से हमारे सरजमीन पर या फिर हमारे धर्म पर कोई आंच आ जाएगी, उनके लिए मुझे वो संस्कृत का श्लोक याद आता है कि यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पण किम करियोषति। अर्थात कोई अगर बुद्धिहीन व्यक्ति है तो उसके सामने आदिति जी आप बड़े से बड़े वेद और शास्त्र रख दीजिए, वो उसके लिए उसी समान है जिस प्रकार किसी अंधे व्यक्ति के लिए दर्पण होता है। क्योंकि जब मुसलमानों में, इस्लाम धर्म में हम ये कहते हैं कि माँ के पैरों में जन्नत है, तो मेरी सरजमीन, हमारी मिट्टी हमारी शान है, हमारी धरती, हमारे हिंदुस्तान की जमीन हमारी माँ है, और उसके लिए मेरा सजदे के लिए मेरा सर हमेशा झुकेगा, वो मेरी शान है और उसके लिए हमेशा हम अपनी जान भी दे सकते हैं। और राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में कोई अंतर नहीं है, ना ही किसी धर्म के विरुद्ध है। ठीक है, ठीक है। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, मुझे पूरा यकीन है आपने भी उन गूज़बम्प्स को फील किया होगा। मैंने दोबारा जब एक बार फिर से प्ले कराया तो उसके पीछे एक मंशा थी, और मंशा दर्शकों को सिर्फ वंदे मातरम सुनवाना नहीं था, वो जो एक फीलिंग आती है, जो इमोशन आता है, जो एक स्पेशल तरीके का एक खास एहसास आता है, वो एहसास कराना था। तो ये जो राजनीति हो रही है, इसमें सिर्फ राजनीति हो रही है आपको लगता है? देखिए आदित्य जी, बात तो ये है कि आप कह रहे हैं फीलिंग आती है। फीलिंग इसलिए थोड़ी आती है कि उसमें अच्छे शब्द हैं या अच्छा संगीत है या अच्छी आवाज़ है। फीलिंग आती है कि जब दिल में वतन परस्ती का जज्बा होता है, राष्ट्रभक्ति की भावना होती है, तो हर गीत में वो फीलिंग आती है। ए मेरे वतन के लोगों, तुम आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी।
कोई सिख, कोई जाट मराठा, कोई गुरखा, कोई मद्रासी, सरहद पे लड़ने वाला हर वीर था भारतवासी, जो खून गिरा पर्वत पर वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। ऐसी हज़ारों गीत हैं। मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती, संदेशे आते हैं संदेशे जाते हैं। देशभक्ति से ओत प्रोत जो भी गीत होता है हमारे रोंगटे खड़े कर देता है। विषय ये नहीं है, विषय ये है कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत। अब क्योंकि आपके पैनल पे आज आरएसएस विचारक रहे और भारत की संसद के सम्मानित सदस्य बड़े विद्वान व्यक्ति राकेश सिन्हा जी हैं, तो मैं ये बताना चाहता हूँ ये बहस और सारगर्भित हो जानी चाहिए और अच्छी हो जानी चाहिए। एक होता है शब्दार्थ, एक होता है भावार्थ। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान, बिल्कुल मैं सहमत हूँ। मैं तो राष्ट्रगीत खूब गाता हूँ, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलिजज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम। ये तो हम लोगों ने बचपन से गाया। इसे गाने में बिल्कुल हमें फक्र होना चाहिए, हमें गर्व होना चाहिए। लेकिन राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत एक है, ये थोड़ा सा विषय गंभीर हो जाएगा। इसलिए गंभीर हो जाएगा क्योंकि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान शब्दार्थ, शब्दों के अर्थों की दृष्टि से दो हैं, भावार्थ तो एक ही है। लेकिन अगर उसको राष्ट्रगीत को राष्ट्रगान हम कहें, राष्ट्रगान को राष्ट्रगीत कहें, तब फिर दिक्कत पैदा होती है। तो ये विषय जो है ये तो सरकार का विषय है। अगर सरकार को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को थोड़ी आपस में इंटरचेंज किया जा रहा है। और आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, जब मैंने गूज़बम्प्स की बात की थी तो वंदे मातरम की जब मैं बात कर रही हूँ तो वंदे, ये जो आपने देशभक्ति के गाने गिनाए, जाहिर तौर पर उनसे भी गूज़बम्प्स आते हैं, ऐसा नहीं है, उसमें भी देशभक्ति का भाव आता है। लेकिन वंदे मातरम आजादी के संघर्ष से भी जुड़ा रहा सर, उसकी अपनी एक हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस भी है। वंदे मातरम में बदलाव भी किया गया, पंडित नेहरू ने खुद उसमें बदलाव किया आजादी से पहले के ही। सर एक सेकंड, मैं आपको जवाब दिलवा देती हूँ, आप राजनीति की बात कर रहे हैं ना, जवाब ले लीजिए। मैंने आपको ये इसलिए बताया क्योंकि वंदे मातरम और आजादी के बाद जो देशभक्ति के गाने आए हैं। जी बोलिए। नहीं, आप जो जवाब दिलवाएंगे तो किस बात का? अभी तो मेरा सवाल ही नहीं है, मेरा सवाल तो सुनिए, उसी का तो जवाब दिलवाएंगे आप। तो सर जल्दी से सवाल पूछ लीजिए आचार्य जी। कि वंदे मातरम को अगर राष्ट्रगान बनाना है तो भारत की सरकार बना दे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारे लिए राष्ट्रगीत उतना ही प्रिय है, राष्ट्रगान उतना ही प्रिय है। हमारे लिए राष्ट्रगान भी फक्र का विषय है, गौरव का विषय है, राष्ट्रगान भी गौरव का विषय है। लेकिन ये फैसला भारत सरकार को करना है, ये फैसला राकेश सिन्हा जी को करना है कि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दो में से कौन सा राष्ट्रगान होना चाहिए, कौन सा राष्ट्रगीत होना चाहिए। अभी ये तो क्लियर है। लेकिन अगर वो राष्ट्रगीत को राष्ट्रगान बनाना चाहते हैं, मैं उसका स्वागत करूंगा, लेकिन फैसला तो करें। वैसे मेरा कहना यह है आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, आपने सवाल पूछा था और उसी पे मैंने आके अपना कमेंट दिया था कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को इंटरचेंज करने की तो बहस ही नहीं है। कौन यहाँ कह रहा है कि राष्ट्रगान को राष्ट्रगीत बना दीजिए, राष्ट्रगीत को राष्ट्रगान बना दीजिए? ये तो बहस ही नहीं है। ये तो बहस है दोनों को बराबरी का दर्जा देने की, बराबरी का सम्मान देने की। बहस इस बात की है, बहस इस बात की है कि राष्ट्रगान के बराबर राष्ट्रगीत, बहस इस बात की है। अब आप जवाब ले लीजिए, अब आप जवाब लीजिए इस पर। राकेश सिन्हा जी से जवाब ले लीजिए। आपने यही सवाल आपने पूछा था जिसका मैं जवाब ले रही थी। ठीक है, अब जवाब ले लीजिए राकेश सिन्हा। देखिए, बात यह है कि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के दो स्वरूप हैं, एक राष्ट्रगीत है, एक राष्ट्रगान है। केंद्र सरकार दोनों में परिवर्तन नहीं ला रही है। सिर्फ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के अंतिम सत्र के अंतिम दिन जो कहा था कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का स्टेटस एक होगा, उसके पीछे कारण क्या था? वास्तव में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने राष्ट्रगीत गाया जाता था, वंदे मातरम गाया जाता था। पहले उन्होंने कंप्रोमाइज किया, जब एक मुस्लिम सदस्य ने बायकॉट किया, प्रोटेस्ट किया, तो कुछ स्टैंजा हटा दिया गया, फिर कुछ स्टैंजा रखा गया। 1937 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी जब मास कंटैक्ट प्रोग्राम मुसलमानों में ला रही थी, तब वो उस दो स्टैंजा को उन्होंने स्वीकार किया। उस दौरान से लगातार जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ, अदिति जी 1905 में और से 7 तक जो स्वदेशी आंदोलन चला, उसमें एक रिजले सर्कुलर निकला था। रिजले एक ऑफिसर था जिसके हस्ताक्षर सर्कुलर निकला था, इसलिए रिजले सर्कुलर कहते हैं, जिसमें वंदे मातरम कहना क्रिमिनल ऑफेंस था, अपराध था, जिसमें जेल की सजा होती थी। उसी काल से आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर एडगेवार, जो स्कूल के छात्र थे, वंदे मातरम कहने का स्कूल से निकाल दिए गए थे। तो वंदे मातरम इतिहास वहां से लेकर डॉक्टर हेडगेवार से लेकर, जो सवाल है
सर वंदे मातरम तो का मैं इतिहास उससे तो बात ये कि करता हूं, वंदे बस मातरम सिर्फ के इतना जो मैं 3 कहा। पीछे के स्टैंजा थे, तीसरा, चौथा और पांचवा 26 अक्टूबर को पंडित नेहरू की अगुवाई में बनी कमेटी ने ऑफिशियल तौर पर वो हटा दिए थे। ये वही हिस्से थे ना जिसमें माँ मैं जो दुर्गा, कहना माँ चाहता हूं, सरस्वती की वंदना की गई थी। ये मैं हिस्टोरिक फैक्ट्स की बात कर रही हूँ। जब मैं बता रहा हूं, जब वंदे मातरम को जनगण मन से विस्थापित कांग्रेस ने किया, तो उस अपराध बोध में कांग्रेस को कहना पड़ा संविधान सभा में कि दोनों बराबर स्टेटस है। और जनगण मन हमारे लिए उतना प्यारा है, जनगण मन हमें इंस्पायर करता है, जनगण मन का जो स्थान है उसका कोई समानांतर नहीं है, वंदे मातरम का जो स्थान है कोई समानांतर नहीं है, दोनों कोई विरोधाभास नहीं है। दिक्कत उन लोगों में, बकार साहब जैसे लोगों में, ओवैसी जैसे लोगों में, या उन लोगों में जो जिनको कहते हैं वंदे मातरम की भाषा हमें समझ नहीं आती है। अरे इस देश में हिंदी के अतिरिक्त मलयालम, असमीज, उड़िया, बंगाली, ये सभी भाषाओं का समान स्थान है, और इसमें संस्कृत और बांग्ला के शब्द होने से आपको आपत्ति आ गई? भाई उन्हें और बकार लगता साहब है ना कहते हैं कि बाकी गीत को राकेश सिन्हा जी, पहले आपके सवाल का जवाब लेती हूँ, लेकिन बदले में जो उनका सवाल है वो मैं आपको अभी बता रही हूँ। वो कहते हैं आप जबरदस्ती थोपते हैं, आप जबरदस्ती उनसे गंवाना चाहते हैं, लेकिन आपने जो सवाल उठाया ले लीजिए। देखिए, मैं एक पंक्ति का मुझे मौका दीजिए, एक पंक्ति में बोल दूं, एक पंक्ति का मुझे मौका दीजिए, सिर्फ एक पंक्ति का। देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन का जो एक मॉरल एस्पेक्ट है वो वंदे मातरम से जुड़ा हुआ है। मैं इसको अंग्रेजी में यदि कहें मोरल डायमेंशन ऑफ द नेशनल मूवमेंट, चूंकि पूरी स्वतंत्रता आंदोलन का बैटल क्राई वंदे मातरम ही था, चाहे वो महात्मा गांधी हो, जवाहरलाल नेहरू हो, बाबा साहब अम्बेडकर हो, और सभी का बैटल क्राई। इसलिए सेठ गोविंद दास जो स्वयं कांग्रेस के थे ने संविधान सभा में से नेशनल एंथम बनाने की बात कही थी, और संविधान सभा में इसका कोई बहुत विरोध नहीं था। ठीक है, हम ठीक है, आपने पॉइंट रख दिया, जो पॉइंट मैंने थोड़ी देर पहले उठाया था कि स्वाधीनता संग्राम से इसका कनेक्शन है। ठीक है सर, प्लीज जवाब दे दीजिए सीधे से। बात पूरी कीजिए राकेश सिन्हा जी। हाँ, जैसे देखिए, मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि यदि कुछ समझौता के आधार पर यदि राष्ट्रवाद का बार बार निर्धारण होगा, जो कि नेहरूवादियों ने किया इस देश के संविधान बनाते समय, तो यह देश का राष्ट्रवाद नहीं टिकेगा। कुछ लोगों का कहना है कि मेरे धर्म के अनुसार नहीं, जिस धर्म के आधार पर राष्ट्रवाद का अब आप ये कह रहे हैं, सुन लीजिए, ऐतिहासिक विरासत के रूप में प्रक्रिया से निर्धारित होती है, जो स्वतंत्रता आंदोलन से हमें विरासत में मिली है। उस विरासत पर सवाल करने वाले अपनी पहचान पर पहले सवाल करें। सैयद असीम वकार, राष्ट्रवाद को सांप्रदायिकता के चश्मे से नहीं देखा जा सकता, ये कह रही है बीजेपी। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी, राकेश सिन्हा साहब काबिल आदमी हैं और हर बात की गहराई को समझते हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि राष्ट्रगीत का सम्मान नहीं होना चाहिए, पूरा सम्मान होना चाहिए, लेकिन राष्ट्रगान को गाने के कुछ नियम तय हैं। राष्ट्रगीत के लिए कोई सेकंड या मिनट तय नहीं है। राष्ट्रगान का एक सम्मान है। दुनिया में जितने मुल्क हैं उनका एक नेशनल फ्लैग होता है और एक नेशनल एंथम होता है। कहीं भी दो नेशनल एंथम, दो नेशनल फ्लैग नहीं होते हैं। आज आप कह रहे हैं कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत एक समान, कल आप कहेंगे कि हमारा जो आरएसएस का ध्वज है और देश का तिरंगा एक समान। देखिए, आप धीरे धीरे बढ़ते हैं, आपसे बात बहुत दिमाग से की जाती है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय साहब, चटर्जी साहब के बारे में एक साहब से मैं बात कर रहा था, ऐसे ही बैठे थे, आरएसएस के आदमी थे, कहने लगे इतने बड़े क्रांतिकारी को आप लोग उनका विरोध करते हैं। मैंने कहा अच्छा, क्रांतिकारी थे बंकिम चंद्र? कहने लगे जी। तो हमने क्या क्रांति की थी उन्होंने? तो गूगल ले। हमने कहा गूगल और व्हाट्सएप के नेता भैया ना बनो। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय साहब ने 1859 में कलकत्ता के गवर्नर के साथ अंग्रेज सरकार ज्वाइन की थी, उनको डिप्टी कलेक्टर बनाया गया था। 31 साल वो अंग्रेजी सेवा में रहे, डिप्टी कलेक्टर रहे, फिर उनका प्रमोशन हुआ। अब एक क्रांतिकारी को अंग्रेज क्या डिप्टी कलेक्टर बनाते हैं? मैं जानकारी आप लोगों से ले रहा हूं, बैठे में अगर मेरी बात का इनकार कर दें राकेश सिन्हा जी तो राजनीति छोड़ दूंगा।
डिप्टी कलेक्टर जिन्होंने हमेशा आपने थोड़ी देर पहले सुनिए जिन्होंने कहा, ये जो आप डिबेट को इधर उधर सब जगह ले जा रहे हैं, नसीम वकार सुन लीजिए, नसीम वकार स्वाधीनता संग्राम का उद्घोष था, सुन लीजिए। आप बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का इतिहास बताइए, लेकिन मैं आपसे क्या कह रही हूं, उद्घोष क्या था? स्वतंत्रता सेनानी क्यों कह रहे थे वंदे मातरम? आपने जिस तरीके से डिमीन करने की कोशिश की है यहां पर, आपके हिसाब से स्वाधीनता संग्राम में इस उद्घोष का कोई मतलब था या नहीं था? मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूं आपसे। आप सुनिए, प्रश्न का मैं उत्तर दे दूं 30 सेकंड में। नहीं तो आपके और साथ ही आज आप ये कह रहे हैं जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे वो गलत थे, आज आप ये समझा रहे हैं। मैं खुद ही को सर्टिफिकेट दे लेते हैं सर, खुद का सर्टिफिकेट मायने नहीं रखता। बातें नहीं करता हूं, मुद्दे पर आ जाइए। हाँ, आपको यही नौबत आ गई कि दूसरों का सर्टिफिकेट मिलता नहीं तो खुद ही को देना पड़ता है। अरे मैडम, भारत के जो वायसराय थे उनके एक एडवाइजर हुआ करते थे, सर एलन ऑक्टवा ह्यूम, एक डीएम हुआ करते थे स्कॉटलैंड के, सर विलियम वेडरबर्न, ये सब कांग्रेस बनाने वाले हैं, नौकरी भी कर रहे थे, डीएम भी थे, वायसराय के एडवाइजर भी थे और कांग्रेस के महासचिव भी थे और फाउंडर मेंबर भी थे। अच्छा चलिए, तो बजेगी छोटी सी सुनिए, भाषण की बात नहीं करेंगे, वो भी कांग्रेस के डीएम करना चाहती हूं, मेरे सवाल सुनिए आप। और जो वंदे मातरम बोल रहे हैं वो भी मुझे बंद कीजिए। जो लोग वंदे मातरम लिख रहे हैं वो भी सरकार के लिए काम कर रहे हैं। सुनिए ध्यान से, और जो लोग वंदे मातरम बोल रहे हैं वो भी सरकार के लिए काम कर रहे हैं। सुनिए ध्यान से, पहले तो ये तय कर लीजिए ना। एक सेकेंड, आपको बस इसी बात पर आपत्ति है ना? सुन लीजिए, वंदे मातरम पर आपकी आपत्ति इस्लाम से जुड़ी हुई है ना? अब मेरा सवाल सुन लीजिए, सवाल का जवाब चाहिए मुझे 30 सेकंड में। 30 सेकंड में आपने बहुत देर से इतिहास को इस तरह से प्रेजेंट करने की कोशिश की है। आपने तो एक तरीके से जो स्वतंत्रता सेनानी है, आप तो महात्मा गांधी की भी बात कर रहे हैं, आप जवाहरलाल नेहरू की भी बात कर रहे हैं। मैं तो ये उन नेताओं के नाम बता रही हूं जिनके साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम जी जाना चाहेंगे। ठीक है, आप ये बताइए आपकी आपत्ति किस बात से है? आपको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय से आपत्ति है या आपको इस्लाम के आधार पर ये गाने में आपत्ति है? बस इतना बता दीजिए मुझे। और ये संक्षेप में 20 ही सेकंड है आपके पास, क्योंकि आप बहुत अच्छे जवाब देते हैं, तो मुझे उम्मीद है आपके मुताबिक अब आप सटीक जवाब देंगे। अरे सुनिए भाई, ठाए फायरिंग करने लगती है मैडम। मुझे आपत्ति ये है कि जैसे किसी ने मुझसे कहा गृह मंत्री जी, हमने कहा बहुत काबिल एहतराम है, प्रधानमंत्री जी बहुत काबिल एहतराम है, लेकिन जब वो व्यक्ति मुझसे कहेगा गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी एक समान इज्जत रखते हैं, दोनों की गरिमा एक जैसी है, दोनों की पावर एक जैसी है, मैं कहूंगा आपको वंदे मातरम गाने में दिक्कत नहीं है? ठीक है, आपको बराबरी का दर्जा देने में दिक्कत है, आपको वंदे मातरम गाने में क्या दिक्कत है? पावर और ताकत अलग-अलग है, बस ऐसे ही समझ लीजिए। ठीक है, पावर अलग-अलग है, आप गाएंगे राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत। अरे वंदे मातरम आप गाएंगे कि नहीं गाएंगे? बस इतना बता दीजिए, आपको वंदे मातरम गाने में आपत्ति नहीं है ना? बस इतना बताइए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाएंगे, हम सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाएंगे। और अगर आपने मुझसे कह दिया क्यों नहीं गाएंगे वंदे मातरम, जरा सा समझा दीजिए दर्शकों को। सुनिए तो ना सारे जहां से अच्छा गाएंगे आप, वंदे मातरम नहीं गाएंगे, उसकी आपत्ति क्या है ये तो बताइए। अगर आप कोई किशोर कुमार का गाना मुझसे जबरदस्ती गवाइएगा तो मैं वो भी नहीं गाऊंगा। मैं क्यों गाऊं? मैं नौकर हूं आपका। किशोर कुमार के गाने की बात नहीं कर रही हूं, वंदे मातरम अगर आपको किशोर कुमार का गाना दिखाई दे रहा है, वंदे मातरम अगर आपको किशोर कुमार का गाना दिखाई दे रहा है तो आप क्या बहस करेंगे इस मुद्दे पर? नहीं, ना आप सांस्कृतिक महत्व की बात करते हैं, ना आप ऐतिहासिक महत्व की बात करते हैं। आपसे वंदे मातरम की बात कर रही हूं, वंदे मातरम की बात कर रही हूं, और आप मुझसे कह रहे हैं मुझसे किशोर कुमार का गाना आप जबरदस्ती थोड़ी गवा लेंगे। मैं दर्शकों पर छोड़ती हूं, ये आपकी समझ है वंदे मातरम को लेकर? निगत अब्बास, अच्छा ये इनकी समझ है? हाँ समझ है मेरी, बहुत आदित्य जी, सभी को पता है कि वंदे मातरम हमारे देश का विचार है। आजादी के समय यह आंदोलन की अभिव्यक्ति थी। दिक्कत यह है इन लोगों को कि आज राष्ट्रगान को, राष्ट्रगीत को अहमियत देना ही नहीं चाहते। आप एग्जाम्पल्स देखिए, कभी किशोर कुमार की बात करते हैं, कभी मोदी जी की बात करते, कभी अमित शाह जी की, कभी गृह मंत्री, कभी प्रधानमंत्री। बात यह है कि एजेंडा किस तरफ लेके जाया जा रहा है। क्यों आदित्य जी निरंतर हम सिर्फ एक ही वर्ग के लोगों को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के खिलाफ आवाज उठाते हुए देखते हैं? जिन लोगों को निरंतर इस बात को आगे बढ़ाना चाहिए और कहना चाहिए कि इसको तो सर हम उठाकर गाएंगे, वो आज यहां पर बहस कर रहे हैं कि हम क्यों गाएं, क्योंकि इनके धर्म पर आपत्ति आएगी। नहीं,
सच्चाई ये है इनके धर्म पर आपत्ति नहीं आएगी, इनकी जो सेल्फ ईगो है ना उस पर आपत्ति आ जाएगी, क्योंकि अपने आप को ये बहुत बड़ा समझने लगे हैं। कहीं ना कहीं अपनी धरती को, अपनी पृथ्वी को और अपने हिंदुस्तान को, अपनी सरजमीन को भूलकर ये उस एजेंडे पर चल रहे हैं। फिर बुरा मान जाएंगे जिस एजेंडे पर कुछ ऐसे देश चल रहे हैं जिनके हाथ खून से रंगे हुए हैं। आज मैं पूछना चाहती हूं, इस पैनल पर कोई भी पाकिस्तानी पैनलिस्ट नहीं है। अगर होता ना तो शायद वो हमारे ऊपर थूक देता कि आप लोग तो अपने ही देश में अपने ही मुसलमान भाइयों बहनों से राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत नहीं गवा पाते। आप वंदे मातरम की बात करते। आदित्य जी, मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो जन गण मन गाने में आपत्ति रखते, और ये लोग यहां पर आके इस प्रकार की बातें करते हैं। जो सीख इन्हें अपने बच्चों को देनी चाहिए कि नहीं, ये एक सम्मान का प्रतीक है, हमारे देश की संस्कृति है, अपनी सरजमीन है, इस पर निरंतर आपको नमन करना चाहिए। अगर ये आवाज उठा रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने गिरबान में झांकने की जरूरत है। निगहत अब्बास ने जो कहा, और सैयद असीम वकार, फिर से मेरा सवाल आपसे है, अगर आप 30 सेकंड में मुझे सिर्फ इतना बता दें ना दर्शकों की क्लैरिटी के लिए, आपको क्या आपत्ति है वंदे मातरम से? देखिए, 2015 में मरहूम कल्याण सिंह जी जब राजस्थान के गवर्नर हुआ करते थे, 2015 में जयपुर यूनिवर्सिटी में वो चीफ गेस्ट थे। तो कल्याण सिंह साहब ने जयपुर में जब चीफ गेस्ट बनाए गए यूनिवर्सिटी में, तो उन्होंने कहा कि जो राष्ट्रगान जनगण मन है ये गुलामी का गाना है, इसको बदल देना चाहिए। एक गवर्नर ओथ लेने के बाद ये बात कह रहा है। वंदे मातरम पर आपकी आपत्ति 2016 में भैया जी जोशी ने आपके पास यही बात, जवाब नहीं है, कोई बात नहीं। आचार्य जोशी ने यही बात बंबई में कही। कृष्णम की आवाज, और वो आचार्य प्रमोद कृष्णम की आवाज, ठीक है, आचार्य प्रमोद कृष्णम की आवाज। अगर इनको सवाल नहीं समझ में आ रहा या सवाल समझ के नहीं सवाल समझ नहीं आ रहा और सवाल समझने के बावजूद इन्हें जवाब नहीं देना, तो भाषण के लिए तो मैंने नहीं बुलाया है। आचार्य प्रमोद कृष्णम। हाँ जी, आदित्य बताएं। सवाल यहां पर यह है, अभी आपने सुना राकेश सिन्हा जी ने जिक्र किया कि कैसे वंदे मातरम पर आपत्ति हुई और पंडित नेहरू ने उसे अमेंड किया। क्या ये एक बार फिर से एक जिद का मसला बन गया है राष्ट्रगीत? देखिए, राकेश सिन्हा जी और आरएसएस और भाजपा के तमाम सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन तो ये सिद्ध करना चाहते हैं कि इस देश में जो भी देशभक्ति का काम हुआ वो बीजेपी ने किया, और देश के खिलाफ जितने काम हुए उसका गुनाहगार पंडित नेहरू हैं। पंडित नेहरू को वो गुनाहगार ठहराना चाहते हैं। पंडित नेहरू से उनकी बहुत पुरानी प्रॉब्लम है, उस पर मैं नहीं जाना चाहता। मैं ये साफ कर देना चाहता हूँ, क्योंकि बहस बड़ी गंभीरता से आप करा रही हैं, कि राकेश सिन्हा जी, अगर आप ये चाहते हैं या आप ये मानते हैं कि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को एक दर्जा दिया जाए, तो इसमें आपत्ति मुझे तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल दे दिए। लेकिन जैसे कुतुब मीनार और लाल किला दोनों हमारे राष्ट्र की धरोहर हैं, लेकिन कुतुब मीनार का महत्व अलग है, लाल किले का महत्व अलग है। ये क्लैरिफाई करना सरकार का दायित्व बनता है कि अगर जो मर्यादा राष्ट्रगान की है वही राष्ट्रगीत की मर्यादा हो, तो इस पे एक कमिटमेंट लाइएगा, इस पे एक ऑर्डिनेंस लाइएगा। और जब आप ऑर्डिनेंस ले आएंगे, फिर कोई राष्ट्रगीत का विरोध करेगा या राष्ट्रगीत का अपमान करेगा, तब उस पर मुकदमा दर्ज करिएगा। मगर आप करिए तो सही, ये फैसला कौन लेगा? ये तो मेरे हाथ में है नहीं, आदित्य त्यागी जी के हाथ में भी नहीं है, ना निगहत अब्बास के हाथ में है, ना आसिम वकार के हाथ में है। भाई आप फैसला करिएगा, लेकिन आप फैसला नहीं करते हैं, आप फैसले के बिना पर एक सियासत कर रहे हैं। मैं खुलेआम समर्थन करता हूं, आप राष्ट्रगीत को राष्ट्रगान की बराबर मर्यादा दीजिए, मगर फिर सवाल ये उठेगा कि दो गीतों को एक मर्यादा कैसे दी जा सकती है, फिर दोनों में भिन्नता कैसे होगी? तो इसको जो इस बात का समाधान, इस समस्या का समाधान निकालना सरकार का दायित्व है। सुप्रीम कोर्ट और सरकार दोनों मिलकर फैसला करें। अगर राष्ट्रगान को राष्ट्रगीत करना है तो भी हमें आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, आप दो बातें कह रहे हैं। एक सेकेंड, एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि हम तो खुला समर्थन करते हैं, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को बराबरी का दर्जा मिले, सही सर? यही कहा ना भी आपने? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं, नहीं, मैं जो कह रहा हूं, मेरी बात सुनिए। मैं ये कह रहा हूं, राष्ट्रगीत का इस देश में पूरा सम्मान है, लेकिन राष्ट्रगान की एक अलग मर्यादा है। मैं ये कह रहा हूं, जैसे उसका गाने का समय सुनिश्चित है, उसका अपमान अगर किया जाएगा नहीं, तो जो अभी ऑर्डिनेंस आप लाने की बात कर रहे थे, राष्ट्रगान की जो मर्यादा है, तो जो ऑर्डिनेंस लाने की, मैं तो कह रहा हूं ना,
अभी जो ऑर्डिनेंस लाने की बात कर रहे मैं थे कह ना रहा हूं, आप, अभी आप अध्यादेश लाने की राष्ट्रगीत बात कर रहे थे अभी आप जी। मैं अभी भी कह रहा हूं, मैं दोबारा कह रहा हूं, उसको अपनी बात को क्लियर कर दूं कि राकेश सिन्हा जी सरकार में कहें, सरकार से कहें कि राष्ट्रगीत की मर्यादा वही होगी जो राष्ट्रगान की है, और उसके बाद राष्ट्रगीत की मर्यादा का जो उल्लंघन करेगा वो दोषी होगा। तो ये तो काम आपको करना है, मुझे थोड़ी करना है। ठीक है, अब इस पे जवाब लीजिए राकेश सिन्हा। ये कह रहे काम आपका है, आप बैठ के सिर्फ राजनीति करते हैं। देखिए, वास्तव में क्या है कि यदि आप हाँ या ना नहीं बोल सकते हैं तो चीज़ों को घुमाना चाहिए। यही आचार्य प्रमोद कृष्णन जी कर रहे हैं। बकार साहब की तो बात ही करना बेकार है। देखिए, यहाँ दो महत्वपूर्ण बात मैंने जो कही उसको गलत है, मैं घुमा नहीं रहा हूं, मैं आपसे सही घुमा आप रहे हैं। राकेश जी क्षमा चाहता हूं, मैं अवरोध उत्पन्न करने के लिए आप घुमा रहे हैं। मैं आपसे साफ कह रहा हूं, अगर राष्ट्रगान की मर्यादा की बराबर राष्ट्रगीत की मर्यादा आप ऑर्डिनेंस लाके कर देंगे तब मैं स्वीकार होगा देश को। सुन लीजिए, मुझे तो ऐसे भी स्वीकार है। सुन लीजिए, कौन सा सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, कौन सा ऑर्डिनेंस था, कौन सा कानून था जिसकी बाध्यता में मतंगनी हाजरा ने वंदे मातरम कहते हुए अपने शहादत दी? कौन सा ऑर्डिनेंस था, कौन सा कानून था कि बिपिन चंद्र पाल, महर्षि अरविंद, लाजपत राय तीनों ने अलग अलग जगह पर वंदे मातरम के नाम से अखबार निकाला? कौन सी बाध्यता थी कि रिजले सर्कुलर तोड़ने के लिए स्कूल के छात्रों ने जेल की सजा काटी थी? कौन सी बाध्यता थी जब बाजी रावत, जिसकी उम्र 12 साल की थी, उड़ीसा में एक मल्लाह का बेटा था, गरीब बेटा था, जिसने वंदे मातरम कहते हुए शहादत दी? कृष्ण तिलेश्वरी बरुआ ने 12 साल की उम्र में शहादत दी वंदे मातरम कहते हुए? पटना में 7 शहीदों ने जब तिरंगा झंडा फहराते हुए जब गोली लगती थी तब वंदे मातरम बोलते थे। राकेश सिन्हा जी, क्या राकेश सिन्हा जी, उनका सवाल क्या है? मैं आ रहा हूं के लिए तैयार हैं, अमेंडमेंट लाने के लिए तैयार है? ये सवाल मुझे भी मालूम है राकेश जी, ये इतिहास में जानता हूं। एवरीबॉडी नोज दिस। देखिए, एवरीबॉडी नोज अबाउट दिस। भारत सरकार ने संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा कही गई बातों पर आप ये बताइए, आप चाहते क्या है? सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए ना। भारत सरकार आप सुन तो लीजिए। मैं क्या चाहता हूं जो देश चाहता है, और देश ये चाहता है कि वंदे मातरम के प्रति वही सम्मान हो, वंदे मातरम को नहीं गाने वाले के प्रति वैसे ही अपराधी माना जाए जो जनगणमन के लिए किया जाता है। अगर आप वंदे मातरम का अपमान करना, वंदे मातरम का का दर्जा मिले तो ऑर्डिनेंस लाइए, तो आप संसद में बिल लाइए, ऑर्डिनेंस लाइए। इस देश का कोई भी व्यक्ति अगर राष्ट्रगीत को की मर्यादा मिलने के बाद उसका अपमान करेगा, उसे सूली पे चढ़ा दीजिएगा। प्लीज नहीं, एक सेकंड प्रमोद कृष्णम जी, एक सेकंड। और राकेश सिन्हा जी, मैं सवाल रिपीट कर रही हूं सर। सवाल सुन लीजिए सर, प्लीज सवाल सुन लीजिए। इस सवाल का जवाब चाहिए, इतिहास नहीं जानना है। सवाल यह है इनका कि आप ऑर्डिनेंस लाने के लिए, अमेंडमेंट्स करने के लिए, ये आपका काम है, आपकी सरकार क्या इसके लिए तैयार है? बस देखिए, सरकार से एक कोर्ट ने सवाल पूछा और सरकार ने उसका जवाब दिया कि सुन तो लीजिए, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों का बराबर दर्जा है। जो संविधान सभा में कहा गया उसको सरकार ने दोहराया है। हम राष्ट्रगीत को राष्ट्रगान नहीं बनाना चाहते हैं, राष्ट्रगान को राष्ट्रगीत नहीं बनाना चाहते हैं, लेकिन राष्ट्रगीत होने के ऊपर जब आपत्ति होती है, उसको गाने पर बहिष्कार विधानसभा, संसद से लेकर सभाओं में होने लगती है, उसका मजाक उड़ाया जाता है, उसको विवाद का विषय बनाया जाता है। तो इसके लिए बकार साहब नहीं, वो तो वंदे मातरम के रचयिता पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं। अरे साहब, सैयद अहमद क्या थे? सर की उपाधि क्या दी? आप इस टीवी पर सर सैयद अहमद खान को ब्रिटिश सरकार का एजेंट घोषित कीजिए, मैं आपको सलाम करूंगा। कहिए, सर सैयद अहमद खान को ब्रिटिश सरकार ने सर की उपाधि क्यों दी थी? सर की उपाधि किसे दी जाती थी? क्या बंकिम को सर की उपाधि दी गई? बंकिम सरकारी नौकरी करते थे, किसी के बाप की नौकरी नहीं करते, देश की नौकरी करते थे। नौकरी करते वंदे मातरम लिखा, नौकरी करते हुए उन्होंने आनंद मठ लिखा, नौकरी करते हुए देश में राष्ट्रवाद की अलग जगाई, बहुत इंपॉर्टेंट जवाब, अलग जगाई। इससे मैं कहना चाहता हूं, जो लोग वंदे मातरम के रचयिता पर सवाल खड़ा करते हैं, पहले सर सैयद अहमद खान पूछें कि सर की उपाधि क्यों दी, सर की उपाधि उन्होंने क्यों रखी, क्या उसका सम्मान करते हैं या नहीं करते? देखिए, ठीक है, चलिए, आपसे जो सवाल था उसका जवाब आपने नहीं दिया। आचार्य प्रमोद कृष्णम आपको एक काउंटर देना चाह रहे हैं, उनका काउंटर ले लीजिए 30 सेकंड का काउंटर ले लीजिए प्लीज। अदिति जी, मैं प्रोफेसर राकेश सिन्हा का पूरा सम्मान अदब करते हुए मैं इनसे 2 बातें करता हूं, उसके बाद अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा। पहला, आप ऑर्डिनेंस लाएंगे, राष्ट्रगीत को राष्ट्रगान के बराबर सम्मान किया जाए, मर्यादा रखी जाए, हम उसका समर्थन करेंगे। दूसरी बात, संसद में बिल लाएंगे, कांग्रेस पार्टी भी उसका समर्थन करेगी। तीसरी बात यह है कि मौलाना आजाद ने खुद
कांग्रेस के सभी कार्यक्रमों में वंदे मातरम गाया था। तो आप मौलाना आजाद की तरफ जाइए ना, जिन लोगों ने उसका विरोध किया उन पर इल्जाम लगाने की बात क्यों करते हैं? आप वंदे मातरम के आधार पर हिंदुस्तान की मुसलमान कौम को टारगेट करना चाहते हैं, जो ठीक नहीं है। पर अगर कोई मुस्लिम भाई ये कहता है कि साहब मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा, तो फिर आप जब उसकी मर्यादा सुनिश्चित कर देंगे वो भी उस परिधि में बंध जाएगा, वो भी बंद जाएगा। तो मेरा प्रश्न ये है, मेरी मांग ये है आपको यहाँ पर ये भी बता दूं, इसी डिबेट में सैयद असीम वकार ने ये कहा था कि हम गाएंगे नहीं। इसी डिबेट में सैयद असीम वकार ने कहा था कि हम गाएंगे नहीं। आप तो मौलाना आजाद पर चले गए थे, मैं यहाँ की बात कर रही हूँ, इसी डिबेट की।